बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जिंदगी की कहानी एक ड्राइवर की नहीं बल्कि एक गुमशुदा बाप की कहानी है। एक ऐसा बाप जो 15 साल तक अपने आप को और अपनी मोहब्बत को तलाश करता रहा। लोग समझते हैं कि मैं एक आम ड्राइवर हूँ जो रोज दूसरों की गाड़ियां चलाता है। काश वो जानते कि ये वही हाथ है जो कभी अपनी ही कंपनी के सिग्नेचर चेक पर दस्तखत करते थे और उन्हीं उंगलियों ने एक नन्ही बच्ची की उंगली थाम कर दुनिया का पहला सफर किया था। आज जब मैं गाड़ी के शीशे में अपना अक्स देखता हूँ तो लगता है जैसे मैं वो नहीं बल्कि वो शख्स है जो एक मेले की भीड़ में खो गया और अब तक किसी की आवाज की तलाश में है। मेरी आंखों के नीचे नींद नहीं, इंतजार के साए हैं। मेरी मुस्कुराहट मर चुकी है मगर मेरे अंदर एक चीख अब भी जिंदा है। अहमद। मलिक हसन की करख्ता आवाज अक्सर मेरी सोच को चीर देती है। मैं फौरन सीधा हो जाता हूँ, हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जमा देता हूँ और दिल में बस यही सोचता हूँ कि वो आदमी जो आज किसी और की गाड़ी में बैठा है कभी अपनी खुद की गाड़ियों का मालिक हुआ करता था। मगर 15 साल पहले मेरी दुनिया की बुनियादें मोहब्बत, मेहनत और एक मासूम सी मुस्कुराहट पर खड़ी थी। मेरी आलिया आमना सिर्फ मेरी शरीक हयात नहीं थी, वो मेरी रूह की वो धड़कन थी जिसके बगैर मैं अधूरा था। उनकी आंखों में हमेशा ख्वाब बसते और मैं उन ख्वाबों को ताबीर देने के लिए दिन रात काम करता। हमारी मोहब्बत किसी फिल्मी कहानी की तरह शुरू हुई। कॉलेज की लाइब्रेरी में एक बार मैंने आखिरी कुर्सी पर बैठकर किताब खोली थी कि एक नर्म सी आवाज आई, ये किताब मेरी है। मैंने सर उठाया। सामने एक दुपट्टे में लेटी हुई लड़की खड़ी थी, चेहरे पर इल्म का नूर और लहजे में बेसाख्तगी। अब तो मेरे हाथ में है तो शायद किस्मत ने तय कर लिया है कि ये किताब अब हमारी हो गई है। वो हंसी, वही हंसी आज भी मेरे दिल के किसी कोने में कैद है। उसी लाइब्रेरी में हमारी मोहब्बत ने जन्म लिया। वो इल्म की शहदाई थी और मैं ख्वाबों का मजदूर। आमना कहा करती थी, अहमद, कामयाबी दौलत से नहीं नियत से मिलती है। अगर तुम दिल साफ रखोगे तो तुम्हारे कारखाने की मशीनें भी दुआ करेंगी। और वो दुरुस्त थी। हम दोनों ने मिलकर एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बुनियाद रखी जिसे हमने ऊज कमाल का नाम दिया। ये सिर्फ एक नाम नहीं था बल्कि हमारा नजरिया था कि दयानत में ही कमाल है। मैं आज भी याद करता हूँ जब हमने पहली मशीन खरीदी थी। आमना के हाथों में ग्रीस के धब्बे लगे हुए थे और वो मुस्कुरा कर बोली, देखो अहमद, ये धब्बे किस्मत के निशान हैं। जिस दिन ये हाथ नरम हो गए समझना हम दौलत में खो गए हैं। हम दिन रात काम करते, आमना आदाद शुमार देखती, मैं मजदूरों के साथ मशीन के नीचे झुकता। हमने अपने ख्वाबों को पसीने से सींचा और चंद सालों में ऊंच कमाल शहर के बेहतरीन यूनिट्स में शुमार होने लगा। हमारे कारखाने की फिजा में लोहे की महक नहीं, ईमान की खुशबू बसी हुई थी। एक दिन शाम के वक्त मैंने आमना से कहा, आमना, कभी डर नहीं लगता कि अगर सब कुछ एक दिन खत्म हो गया तो? वो मुस्कुराई, खत्म वो होता है जिसकी बुनियाद झूठ पर हो। हमने तो सच पर इमारत रखी है। मुझे वो रात आज भी याद है। मैंने पहली बार महसूस किया कि औरत अगर सच्ची हो तो वो शौहर की ईमान को मजबूत कर देती है। फिर हमारी दुनिया में रोशनी का एक झोंका आया, आयशा। उसका वजूद जैसे खिजा दिल में बाहर का पहला फूल। जब मैंने पहली बार उसे अपनी बाहों में लिया तो आमना ने कहा, अहमद, देखो ये हमारी मेहनत की दुआ है। अल्लाह ने हमें जिंदा मुस्कुराहट दी है। मैंने बेटी के नन्हे हाथों को चूम कर कहा, ये हाथ एक दिन हमारी दुनिया को थामेंगे आमना। आयशा के कह गए घर की दीवारों में गूंजने लगे। जब मैं दफ्तर से थका आ रहा था तो वो दौड़कर मेरे सीने से लिपट जाती, अब्बू, हाँ फिर मशीन से लड़े थे, आपकी कमीज फिर कालक से भर गई। मैं हंस पड़ता, हाँ बेटी, मगर मैं जीत गया। और वो कहती, अब मैं जीतूंगी। आयशा ने बोलना सीखा तो पहला लफ्ज अम्मी नहीं बल्कि बाबा कहा। वो हर वक्त मेरे साथ रहती, दफ्तर, मीटिंग, मार्केट। वो मेरी उंगली पकड़े दुनिया देखती। एक दिन मैंने मजाक में कहा, बेटी, जब बड़ी हो जाओगी तो अब्बू जैसी बनोगी या अम्मी जैसी? वो बोली, दोनों नहीं, मैं आप दोनों की दुआ बनूंगी। और वो वाकई हमारी दुआ थी। आमना अक्सर उसे देखकर कहती, आयशा, मेरे सब्र की तस्वीर है और तुम्हारे जुनून का अक्स। और मैं जवाब देता, तो फिर वो हम दोनों का इम्तिजाज है, कमाल की ऊंच। हम तीनों का जहां मुकम्मल था। घर में खुशबू थी, कारखाने में बरकत थी और दिलों में इत्मीनान। एक रात हम तीनों छत पर बैठे थे, आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे। आयशा ने आसमान की तरफ इशारा किया, बाबा, वहां ऊपर कोई रहता है? मैंने कहा, हाँ, वहां अल्लाह रहता है जो हमारी हिफाजत करता है। वो बोली, तो फिर बाबा, हाँ, आप भी एक दिन सितारा बन जाइएगा ताकि मैं आपको ऊपर से देख सकूं। आमना ने उसे गले से लगा लिया, आंखों में नमी थी। मेरी बच्ची, तुम तो खुद रोशनी हो। उस रात आमना ने मुझसे कहा, अहमद, अगर कभी जिंदगी हमसे हमारी रोशनी छीन ले तो याद रखना, अल्लाह अंधेरा
सिर्फ इम्तहान के लिए देता है। मैंने हंसकर कहा, फिर हम इम्तहान में ज़रूर पास होंगे आमना। मुझे क्या मालूम था कि कुछ साल के बाद यही जुमला मेरी ज़िंदगी का सबसे भारी सच बन जाएगा। यह हमारी खुशियों का ज़माना था, मगर खुशी हमेशा तूफान से पहले आती है। दुनिया की हर मुस्कुराहट के पीछे एक आजमाइश छुपी होती है, और मेरी आजमाइश अभी बाकी थी। हमारी बेटी आयशा के वजूद ने हमारी ज़िंदगी को मुकम्मल कर दिया था। वो सुर्ख रंग के कपड़ों में मलबूस तितली की तरह चंचल, और इसकी मासूम किलकारियाँ मेरे कारखाने की मशीनरी के शोर पर भी हावी हो जाती थी। वो मेरे साथ हर मीटिंग में मौजूद रहती। उसका छोटा हाथ मेरी उंगली को मजबूती से थामे रखता। आयशा मेरी क़ुव्वत थी और आमना मेरी परवाज़। हम एक मुकम्मल और खुशहाल ख़ानदान थे, मगर अल्लाह की मर्ज़ी को कोई नहीं टाल सकता। वो मनहूस दिन, जिस दिन मेरे खुशहाल ख़ानदान पर एक ऐसा ज़लज़ला आया जिसने सब कुछ मलिया-मेट कर दिया। शहर के सालाना मेले का रंगीन समा था, और आयशा की मासूम ज़िद के सामने नासाजी भी हार मान गई। मेले में बहुत भीड़ थी, हर तरफ रोशनी, शोर और मसरत का हुजूम। एक गुब्बारे वाले की आवाज़ पर आयशा ने अपना छोटा सा हाथ मेरे हाथ से ढीला किया, और वो भीड़ के समंदर में गुम हो गई। एक लम्हा, महज 1 सेकंड की गफलत, और मेरा वो सितारा दिन दहाड़े मेरी ज़िंदगी के आसमान से गायब हो गया। उस दिन से लेकर आज तक मेरी ज़िंदगी की हर सांस, हर आहट, हर नींद का ख्वाब सिर्फ आयशा की तलाश था। मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया। मेरी जमा पूंजी, मेरे ज़ाती अकाउंट्स, मेरी सारी जायदाद आयशा को ढूंढने वाले मुखबिरों, जाली इश्तहारों और झूठी उम्मीदों पर कुर्बान हो गई। हमारा महबूब ऊंच कमाल का कारखाना, जो हमारी मोहब्बत का निशान था, वो भी एक दिन नीलाम हो गया। मैंने खुद को दिवालिया कर दिया, मगर अपनी बेटी का पता ना लगा सका। ये दुख आमना के लिए जानलेवा साबित हुआ। आयशा के गुम होने के 1 साल बाद वो दिल के आर्जे में मुब्तला हुई और मुझे हमेशा के लिए छोड़ गई। मैं 1 ही साल में अपने 2 कीमती एहसासों से महरूम हो चुका था। मेरी बेटी गुम हो गई थी और मेरी मोहब्बत की दास्तान हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी। मैं दुनिया में तन्हा रह गया, एक शिकस्ता और लाचार बाप। वक्त ने मेरे ज़ख्म नहीं भरे, बल्कि उन्हें गहरा कर दिया। पेट की आग ने मुझे इस मकाम पर ला खड़ा किया जहाँ मुझे अपनी इज्जत और खुददारी को एक तरफ रखकर एक अमीर मगर शदीद सर्द मिजाज शख्स मलिक हसन के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करनी पड़ी। मेरे यूनिफॉर्म मेरे माजी का मजाक उड़ाती थी, और मेरा दिल हर लम्हा मेरी गुमशुदा आयशा की याद में सिसकता था। मैं एक बेरंग डायरी का एक ऐसा सफ़ा था जिस पर रोज़ाना एक ही तहरीर लिखी जाती थी, इंतज़ार और मायूसी। मलिक हसन एक कारोबारी शख्स था जिसकी दौलत आसमान को छूती थी, मगर उसका दिल पत्थर का था। उसका रवैया मेरे साथ इंतहाई हाकिमाना और तहकीर आमेज था। मेरी ड्यूटी थी कि मैं रोज़ाना उसकी इकलौती बेटी ज़ारा को कॉलेज ले जाऊं और शाम को वापस लाऊं। ज़ारा 22 बरस की एक खूबसूरत लड़की थी, मगर उसके चेहरे पर हमेशा एक गहरी दायमी उदासी छाई रहती थी। वो कभी भी खुश नज़र नहीं आई। उसकी खामोशी मुझे अपनी आयशा की याद दिलाती थी। हालांकि मेरी आयशा जिंदा दिली और खुशियों से भरी हुई थी। मैं हर नौजवान लड़की में अपनी बेटी को तलाश करता था। ये एक बाप का वहम था जो उसे जिंदा रखे हुए था। मलिक हसन का घर सोने का कफस था और ज़ारा उसकी खूबसूरत कैदी। मैंने देखा कि वो एक अजीब सी खुफिया ज़िंदगी गुजार रही थी। गाड़ी में बैठे हुए उसके मोबाइल पर मलिक हसन के नामालूम नंबरों से कॉल्स आती थी, जिन्हें वो फ़ौरन काट देती। एक दिन कॉलेज के गेट पर उतरते हुए उसने जानबूझकर अपनी किताब नीचे गिराई। जब मैं उसे उठाने के लिए झुका तो मैंने देखा किताब के अंदर एक पुराना मध्यम पड़ा हुआ नक्शा था, और उस पर एक अजीबोगरीब अलामत सुर्ख रोशनाई से बनी थी। ज़ारा ने वो नक्शा तेज़ी से लिया और सरगोशी की। अंकल, वो मुझे तलाश कर रहे हैं, और मुझे मालूम है कि मेरे वालिद को किसी ने छुपाया है। उसकी आवाज़ में खौफ था, और वो एक पोशीदा इल्तिजा भी। ये बात मेरे लिए ख़तरे की घंटी थी। मुझे एहसास हुआ कि ज़ारा सिर्फ कॉलेज की 4 दीवारी तक महदूद नहीं, बल्कि मलिक हसन के घर की आहनी दीवारों में भी एक कैदी है। मैंने अगले चंद हफ्ते उसकी हर हरकत पर नज़र रखी। मुझे यकीन था कि उसके पीछे कोई बड़ा राज है। एक दिन मैंने देखा वो रात के वक्त बाथरूम की खिड़की से एक रस्सी के जरिए एक छोटा सा पैगाम नीचे फेंक रही थी, जिसे बाहर खड़ा एक नौजवान फौरन उठाकर गायब हो गया। ये सब एक ड्रामे की तरह था, एक सस्पेंस से भरी फिल्म की तरह, जिसमें मैं सिर्फ एक खामोश अदाकार था। मुझे डर था कि अगर मैंने इस मामले में मुदाखलत की तो मेरी नौकरी तो जाएगी ही, साथ ही मैं किसी बहुत बड़े झगड़े में भी फंस जाऊंगा। लेकिन एक बाप का दिल, जिसमें आयशा की तलाश अभी भी बाकी थी, मुझे इस बात पर मजबूर कर रहा था कि मैं ज़ारा की मदद करूं। मैंने सोचा कि अगर कोई मेरे बच्चे के साथ ऐसा कर रहा होता तो मैं क्या करता।
और फिर वो तबाह कुन दिन आया जिसने मेरी किस्मत को हमेशा के लिए पलट दिया। मैं ज़ारा को कॉलेज के मरकजी दरवाजे पर उतार कर पार्किंग के लिए जा रहा था। एक मोड़ पर मैंने देखा ज़ारा कॉलेज के अकबी दरवाजे से तेजी से बाहर निकली। उसका चेहरा परेशानी से सफ़ेद पड़ चुका था और वो खौफ में कांप रही थी। एक सियाह तेज रफ्तार गाड़ी उसके पास रुकी। अंदर एक वजीर नौजवान बैठा था। ज़ारा ने एक पल भी तवक्कुफ नहीं किया और तेजी से गाड़ी में सवार हो गई। वो गाड़ी हवा की तरह गायब हो गई। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये मलिक हसन की इज्जत, मेरी नौकरी और सबसे बढ़कर मेरा रोज़गार था। अगर मैंने ये बात छुपाई तो मैं शरीके जुर्म ठहरूंगा, और अगर मैंने सच बताया तो एक क़यामत टूट पड़ेगी। मलिक हसन का गुस्सा, उसकी ताकत और उसका रौब मेरे जहन में बिजली की तरह गूंदा। मैंने फ़ौरन मोबाइल निकाला और लरसती हुई आवाज़ में मलिक हसन को फ़ोन किया। मलिक साहब, ज़ारा एक लड़के के साथ भाग गई है। अगले आधे घंटे में मलिक हसन कॉलेज पहुंच गया। उसका चेहरा सुर्ख और आंखें शोले की तरह दहक रही थी। उसने पुलिस को बुलाया, सिक्योरिटी गार्ड्स को धमकाया और फिर उसका तमाम गुस्सा मुझ पर टूट पड़ा। तुमने मेरी बेटी की हिफाजत क्यों नहीं की? तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा काम क्या था अहमद? उसने मुझे थप्पड़ मारे, गालियां दी और फिर उनकी आंखों में एक ऐसी खौफनाक चमक आई जिसे मैं आज तक नहीं भूल सकता। वो हिचकिचाया, एक गहरी सांस ली और फिर उसका गुस्सा एक ठंडी जहरीली खामोशी में बदल गया। 2 घंटे के बाद ज़ारा को मलिक हसन के आदमियों ने कॉलेज के करीब एक पुराने गोदाम के पास से ढूंढ निकाला। वो अकेली थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। वो नौजवान फहद गायब हो चुका था। ज़ारा की आंखों में शदीद थकन और बेबसी के साए थे। मलिक हसन ने ज़ारा को एक नज़र देखा और फिर सर्द लहजे में मुझसे कहा, अहमद, तुमने मेरी इज्जत पर धब्बा लगाया है। अब तुम्हारी सज़ा यह है कि तुम आज ही मेरी बेटी से निकाह करोगे। मैं सख्ते में आ गया। मेरी उम्र 45 साल थी और ज़ारा सिर्फ 22 की। मैं एक गरीब तबाहाल ड्राइवर था। मलिक साहब, मैं एक ड्राइवर हूँ। मैं आपकी बेटी से कैसे निकाह कर सकता हूँ? मैंने कह दिया है। उसकी आवाज़ में फौलाद की सख्ती थी। अगर मेरी बेटी किसी ड्राइवर के साथ भाग जाती तो लोग उंगलियां उठाते, मगर अब जब वो उसकी बीवी बनेगी तो मेरी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आएगा। तुमने इसे गैर मर्द के साथ देखा, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं ना सिर्फ पुलिस के हवाले करूंगा बल्कि तुम्हें सारी उम्र अगवा के इल्ज़ाम में जेल में सड़ना पड़ेगा। मेरे पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसी रात एक अजीबो गरीब और तल्ख निकाह की तकरीब मुनक्किद हुई। ज़ारा खामोशी से कोने में बैठी रही। उसने कोई बात नहीं की, सिर्फ काजी के सामने इकरार कर लिया। यह मेरी जिंदगी का सबसे तल्ख और शर्मनाक लम्हा था। मैं जानता था कि मैं एक नौजवान लड़की की जिंदगी खराब कर रहा हूँ, मगर मेरी मजबूरी मेरी आंखों में आंसू बनकर रुक गई थी। निकाह के बाद मलिक हसन ने हमें एक छोटे से कमरे में छोड़ दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने एक अजनबी को एक अजीब से रिश्ते में कबूल कर लिया था। मैंने ज़ारा की तरफ देखा, वो खामोश खड़ी थी। मैंने कराहियत से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बदकिस्मत और गुनहगार इंसान समझ रहा था। ज़ारा आहिस्ता से मेरे करीब आई और मेरे पैरों के पास घुटनों के बल झुक गई। उसने रोते हुए सिसकियां भरी। उसकी सिसकियां एक वहशियाना आहो बका में बदल गई। अहमद साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी आवाज़ लरज़ रही थी। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दी ज़ारा, मैंने कराहियत से कहा। नहीं, उसने रोते हुए सर नफ़ी में हिलाया। मैं अपने आशिक के साथ नहीं भाग रही थी बल्कि अपने वालिद को ढूंढने जा रही थी। उस लम्हे मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। वालिद? अपने वालिद को ढूंढने? किस वालिद को? मैंने मलिक हसन की तरफ देखा था। वो तो उसका बाप था। ये सुनकर मैं चौंक गया। मेरा शिकस्ता दिल धक धक करने लगा। तुम क्या कह रही हो? मेरी आवाज़ गले में फंस गई। तुम्हारे वालिद तो मलिक हसन है। उसने रोते हुए सर नफ़ी में लाया। नहीं, वो मेरे वालिद नहीं है। वो सिर्फ मेरे मुहाफिज हैं। मुझे 15 साल पहले एक मेले से उठाया गया था और फिर मुझे यहाँ लाया गया। मुझे बस एक ही निशानी याद है, मेरे बाएं कंधे पर एक पैदाइशी तिल और मेरे वालिद की कमीज़ का एक बटन। मैं उसी निशानी वाले शख्स को ढूंढ रही थी। मेरी सारी दुनिया अंधेरे में डूब गई। मेरा दिमाग माउफ हो गया। 15 साल पहले का मेला, कमीज़ का बटन, पैदाइशी निशान, ये सब मेरी आयशा की कहानी थी। मैंने कांपते हाथों से उसकी आस्तीन ऊपर की और उसके बाएं बाजू पर कंधे के करीब मैंने देखा वही निशान, एक गहरे रंग का तिल जो मुझे रात को भी ख्वाब में दिखाई देता था। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि मेरे अंदर की सांस रुक गई है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गया। वो मेरी आयशा थी। मैं फौरन ज़मीन पर घुटनों के बल झुका। मेरा सर फर्श को छू रहा था। मेरे होंठ सिर्फ एक ही लफ्ज़ दोहरा रहे थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह तेरा शुक्र। मैं देर तक सजदे में रहा। मेरा जिस्म कांप रहा था। ये मेरी आयशा थी। मेरी गुमशुदा बेटी वापस मिल गई थी। मेरी आंखों से
15 साल के आंसू जो पत्थर हो चुके थे बह निकले। मैंने रोते हुए सजदे से सर उठाया और आयशा यानी कि ज़ारा को सीने से लगा दिया। आयशा मेरी बेटी। बाबा। आयशा ने बाप के सीने में सर रखकर पुकारा। मैंने सुकून की गहरी सांस ली। बेटी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारी इज्जत बच गई। हमारा ये निकाह बातिल है। एक बाप का निकाह अपनी बेटी से कैसे हो सकता है? ये सब मेरे मालिक का करम है कि उसने मुझे मेरी बेटी भी वापस दे दी और मुझे गुनहगार रिश्ते से भी बचा लिया। सजदा शुक्र कबूल फरमा। या रब, तूने मुझे बचा लिया। आयशा की आंखों में पहली बार सुकून की चमक आई। यह आनी जंजीर जो हमें गुनाह में जकड़ने वाली थी, दरअसल खुदा का एक पोशीदा तोहफा साबित हुई जो हमारी असमत और ताल्लुक को बचा गई। आयशा ने फिर अपने फरार की कहानी बताई। वो नौजवान फहद एक तहकीकाती सहाफ़ी था जिसने उसे कई माह पहले एक अखबार के इश्तहार के जरिए हायर किया था। फहद ने ही उसे बताया था कि मलिक हसन उसका अगवा कुंदा नहीं बल्कि मुहाफिज है। ज़ारा फहद से मिलकर असल कासिम का पता लगाने जा रही थी जिसने उसे मेले से उठाकर मलिक हसन को बेच दिया था। फहद को मलिक हसन की डायरी से ये शक हुआ था कि ज़ारा किसी और की बेटी है। मलिक हसन ने यह सारा ड्रामा सिर्फ इसलिए किया था कि वो खौफजदा था कि अगर आयशा को सच पता चला तो उसे अगवा के इल्ज़ाम में पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। उसने मुझे निकाह की जंजीर में सिर्फ इसलिए बांधा था कि मेरी गवाही से कोई उसकी नीयत पर शक न कर सके। मलिक हसन ने मुझे बुलाकर साफ अल्फाज में कहा, अगर मैंने किसी को इस राज के बारे में बताया या अगर आयशा ने अपने असली ताल्लुक़ का ऐलान किया तो वो ना सिर्फ हमें बर्बाद कर देगी बल्कि कासिम का नाम लेकर मुझे बच्ची के अगवा करने के इल्ज़ाम में जेल भिजवा देगी। बल्कि कासिम मेरा नाम लेकर मुझे बच्ची को अगवा करने के इल्ज़ाम में जेल भिजवा देगा। मैं इस वक्त दुनिया का सबसे खुशकिस्मत और सबसे मजबूर बाप था। मैं और आयशा अब मियाँ बीवी के एक ऐसे रिश्ते में थे जिसका कोई नाम नहीं था। हम एक ही कमरे में थे मगर हमारा रिश्ता बाप और बेटी का था। हम दोनों एक दूसरे को अहमद साहब या ज़ारा नहीं बल्कि बाबा और आयशा कहकर पुकारते थे। मगर ये सरगोशी सिर्फ उस कमरे की दीवारों के लिए मखसूस थी। हमारा ये निकाह जो दुनिया की नज़रों में एक कहानी जंजीर था, हमारे लिए दर हकीकत एक छलनी बन चुका था जो हमें दुनिया की नज़रों से बचा रहा था। अगले चंद हफ्ते हमने मनसूबाबंदी में गुजारे। हमारे सबसे पहला मकसद फहद को ढूंढना था जो अब हमारा वाहिद इत्तेहादी हो सकता था। दूसरा मकसद असल कासिम की तलाश और तीसरा मकसद मलिक हसन के खुफिया राजों तक पहुंचना था। मलिक हसन की डायरी और फाइलों के टुकड़े जो मुझे मिले थे उन्हें जोड़ना ज़रूरी था। एक रात आयशा ने देखा कि मलिक हसन खुफिया तौर पर किसी से एक पुराने बंद पड़े गोदाम में मिलने जा रहा है। उसने फ़ौरन मुझे बताया। मैंने गाड़ी चलाने का बहाना बनाकर उसका पीछा किया। गोदाम की खिड़की से मैंने जो कुछ देखा उसने मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ा दी। मलिक हसन वहाँ रियाज खान नामी एक खतरनाक कारोबारी शख्स और एक चालाक नजर आने वाले आदमी जावेद से मिल रहा था। उनकी गुफ्तगू मेरे लिए वाज़ेह नहीं थी मगर मैंने लफ्ज़ सुने, विरसा, अदालत और बच्ची को रास्ते से हटाना। मैं फ़ौरन वापस आ गया और आयशा को सारी बात बताई। आयशा, ये सिर्फ तुम्हें अगवा करने की कहानी नहीं है, ये किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। ये लोग तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं। आयशा ने सरगोशी की। बाबा, शायद ये वही बात थी जो फहद मुझे बताना चाहता था। मैंने आयशा के साथ मिलकर इस राज को खोलने की ठान ली। मलिक हसन के कमरे से बरामदशुदा डायरी और खतूत का राज खुलने लगा। उन पुराने खतूत पर कासिम लिखा था जिसमें वो मलिक हसन को ब्लैकमेल कर रहा था। एक खत में कासिम ने वाज़ेह तौर पर लिखा था कि वो आयशा को एक बड़ी कंपनी के इकलौते वारिस के हवाले कर देगा अगर उसे पैसे ना मिले तो। ये खतूत मेरे ख़ानदान की गुमशुदा कॉरपोरेशन ऊंच कमाल की तरफ इशारा कर रहे थे। मेरे जहन में पुरानी बातें गूंज उठी। आयशा की पैदाइश के वक्त मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था और एक दूर का रिश्तेदार जो बाद में जावेद निकला आकर मुझसे मिला था। उसने दावा किया था कि मैं दरअसल एक छोटी सी कंपनी का नहीं बल्कि ऊंच कमाल ग्रुप का कानूनी वारिस था। मैं उस वक्त गम में डूबा था और मुझे दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उसे झुटला दिया था और इस मामले को नज़रअंदाज कर दिया था। जावेद ने यकीनन मेरे इस इनकार का फ़ायदा उठाया। उसने सोचा कि अगर आयशा गायब हो जाएगी तो ना कोई वारिस रहेगा और ना ही कोई दावा करने वाला। मैंने मलिक हसन की डायरी के टूटे हुए सफ़ात को जोड़ा। उसमें मलिक हसन ने लिखा था कि वो आयशा को बचाने की कोशिश कर रहा है। जब उसे आयशा के हकीकी विरसे का इल्म हुआ तो उसने आयशा को कासिम के शिकंजे से निकालकर अपनी बेटी बना लिया ताकि उसे उस लालची रिश्तेदार से बचाया जा सके। मलिक हसन का इरादा बुरा नहीं था, वो सिर्फ एक खौफजदा बाप था जिसने आयशा को अपनी बेटी मान लिया था
और उसे खोना नहीं चाहता था। उसने डायरी में लिखा था, मैं जानता हूं कि ज़ारा मुझसे नफरत करेगी जब उसे सच पता चलेगा, लेकिन मैं उसे जावेद की जहन्नुम से बचा कर ही रहूंगा। हमने फैसला किया कि अब हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले फहद को ढूंढना था। मुझे मालूम हुआ कि फहद अब भी शहर में ही है और मलिक हसन के एक पुराने दुश्मन रियाज खान के लिए काम कर रहा है। मैंने फौरन कॉलेज के करीब जाकर अपनी गाड़ी का टायर तब्दील करने की अदाकारी की। वहीं मुझे एक अखबार का टुकड़ा मिला जिस पर एक निशान बना हुआ था। ये पैगाम था, फहद जानता था कि मलिक हसन ने हमें बांध लिया है और वो चाहता था कि हम उससे मिलें। हमने आधी रात को खामोशी से मलिक हसन के घर से निकलने का फैसला किया। फरार के वक्त आयशा के कदमों में डर नहीं बल्कि अपने हक और अपने बाप को हासिल करने की आग थी। अगले दिन हम एक पुराने वीरान गोदाम में फहद से मिले। फहद ने हैरानी से हमें देखा। आप दोनों साथ? ये कैसे मुमकिन है? मैंने उसे तमाम कहानी सुनाई, निकाह से लेकर विरसे की बात तक। फहद खामोशी से सुनता रहा, फिर उसने सर हिलाया। मैं एक जासूस नहीं हूँ अहमद साहब, मैं एक तहकीकाती सहाफ़ी हूँ और मैं ऊज कमाल कॉरपोरेशन में होने वाली मौत की तहकीक कर रहा हूँ। आपके वालिद की मौत की। मेरे वालिद की मौत को सबने तबई कहा था, मगर फहद ने बताया कि मेरे वालिद ने जावेद और रियाज खान की बड़ी करप्शन का पता चला लिया था और उन्हें बेनकाब करने वाले थे। उसी रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा जो बाद में कत्ल साबित हुआ। फहद ने बताया कि रियाज खान और जावेद दोनों ने आयशा को उसके विरसे के लालच में कत्ल करने का मंसूबा बनाया था और मलिक हसन उस वक्त उनका सबसे बड़ा दुश्मन था क्योंकि उसने आयशा को पनाह दी हुई थी। रियाज खान के पास एक मुआहदे की नकल थी जिसमें लिखा था कि मेरी अहलिया आयशा की माँ आमना के इंतकाल के बाद आयशा कंपनी की इकलौती वारिस होगी। फहद ने मज़ीद इंकशाफ किया कि वो असल में रियाज खान के लिए काम नहीं कर रहा था बल्कि रियाज खान के अंदरूनी नेटवर्क में घुस गया था ताकि सबूत इकट्ठे करे। उसने बताया कि रियाज खान के दफ्तर में एक खुफिया सेफ है जिसमें आयशा के विरसे के तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं और साथ ही आपके वालिद के कत्ल से मुतालिक अहम सबूत भी। अब हमारे पास एक ही रास्ता था, मलिक हसन से मुआहदा करना। हम जानते थे मलिक हसन एक मुजरिम सही मगर आयशा से प्यार करता था। हमने उसे फ़ोन किया और उसे बताया कि हम सब कुछ जानते हैं। मलिक हसन अब एक मजबूर बाप की तरह हमारे सामने था। उसने कहा कि वो हमारी मदद करेगा और रियाज खान से लड़ेगा। उसने हमें दोबारा अपने घर आने की दावत दी। लेकिन बाबा, आयशा ने फहद से कहा, हमें असल कासिम का पता लगाना होगा जिसने मुझे उठाया था। उसका एतराफ़ी बयान सबसे बड़ा सबूत होगा। फहद ने हमें असल कासिम का सुराग लगाया। कासिम अब एक दूर दराज के गांव में छुपा हुआ था और लाइलाज बीमारी का शिकार था। हम तीनों, मैं, आयशा और फहद, खुफिया तौर पर उस गांव रवाना हुए। गांव में कासिम एक बोसीदा मकान में बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसका जिस्म कमज़ोर और आंखों में शदीद पशेमानी थी। मैंने उसे अपना तारुफ करवाया। जब आयशा ने उसे देखा तो उसने एक बार खौफ से आंखें बंद कर ली। ये वही आदमी था जिसने बचपन में उसका हाथ छोड़ दिया था। कासिम ने रोते हुए एतराफ़ किया। उसने बताया कि जावेद ने उसे बड़ी रकम की लालच दी थी और कहा था कि अहमद की बेटी को अगवा करके उसके हवाले कर दे। जावेद का मंसूबा था कि वो आयशा को किसी दूर दराज इलाके में छोड़ेगा और फिर कानूनी तौर पर यह साबित करेगा कि विरसा उसका है क्योंकि वारिस लापता है। लेकिन कासिम डर गया और उसने लालच के बजाय मलिक हसन को आयशा को यह कहकर भेज दिया कि वो एक यतीम बच्ची है। कासिम ने एक टेप रिकॉर्डर निकाला। मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो सच्चाई सामने आ जाए। ये टेप रियाज खान की सेफ में मौजूद है जहां वो मेरे तमाम खतूत और ब्लैकमेलिंग के रिकॉर्ड भी रखता है। अब हमें दो चीज़ें चाहिए थी, रियाज खान की सेफ से सबूत और मलिक हसन की मदद। मलिक हसन ने अपने एक भरोसेमंद साथी आरिफ को फहद के साथ रियाज खान के दफ्तर भेजा। मलिक हसन की ये चाल खौफनाक थी। रियाज खान के दफ्तर में हर तरफ सिक्योरिटी लगी हुई थी मगर आरिफ उनके खुफिया रास्तों से वाकिफ था। इस दौरान मलिक हसन ने रियाज खान और जावेद को अपने घर बुलाया और कहा कि वो ज़ारा को उनके हवाले कर रहा है, बशर्तिया कि वो उसे अपने मुल्क में एक बड़ी जायदाद दे दे। मलिक हसन के घर में मुलाकात का मंजर इंतहाई कशीदा था। आयशा को एक कमरे में बंद कर दिया गया था और मैं बाहर ड्राइंग रूम में ड्राइवर की हैसियत से खामोश खड़ा था। रियाज खान और जावेद गुरूर और फतह की मुस्कुराहट लिए दाखिल हुए। मलिक हसन, तुम्हें देर लगी, रियाज खान ने हंसते हुए कहा। तुम्हें आखिरकार पैसा इज्जत से ज़्यादा अजीज़ लगा। मुझे ज़ारा की ज़िंदगी अजीज़ है रियाज, मलिक हसन ने सर्द लहजे में कहा। यह रही तुम्हारी विरासत। उसी वक्त मेरे मोबाइल पर फहद का एक खुफिया पैगाम आया। सेफ टूट गई है, सब कुछ मिल गया। हम 5 मिनट में पुलिस के साथ आ रहे हैं।
मलिक हसन ने मुझे एक खुफिया इशारा दिया और मैं फौरन कमरे से निकलकर आयशा के कमरे की तरफ दौड़ा। रियाज खान और जावेद को लगा मैं आयशा को लेने जा रहा हूँ। जावेद ने फौरन अपनी जेब से पिस्तौल निकाला। मलिक हसन, तुमने धोखा दिया, जावेद चिल्लाया। मलिक हसन ने हंसकर जवाब दिया, तुमने सोचा था कि मैं अपनी बेटी को बेच दूंगा? तुम गलत हो। मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ लाया ताकि तुम यहीं से जेल जाओ। जावेद ने फायरिंग शुरू कर दी और गोली मलिक हसन के बाजू को छूती हुई निकल गई। मेरे कमरे में दाखिल होने से पहले अचानक मलिक हसन का सिक्योरिटी गार्ड, जिसका नाम भी कासिम था, दूसरा कासिम जिसे मलिक हसन ने असली कासिम की जगह रखा था, कमरे में दाखिल हुआ और जावेद पर गोली चला दी। सब हैरान रह गए। दूसरा कासिम जिस पर मलिक हसन को भरोसा था, उसने खुद जावेद को मार दिया। लेकिन क्यों? पुलिस फौरन घर में दाखिल हो गई। फहद और आरिफ ने तमाम सबूत उनके हवाले कर दिए। रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया। जावेद मौके पर ही हलाक हो चुका था और इसके साथ ही विरसे के तमाम सबूत दफन हो गए। लेकिन दूसरा कासिम कहाँ गया? वो गायब हो चुका था। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। तफ्तीश से पता चला कि दूसरा कासिम भी रियाज खान का खरीदा हुआ आदमी था। रियाज खान ने उसे मलिक हसन के घर में ये सोचकर प्लांट किया था कि अगर मलिक हसन आखिरी वक्त में पलट गया तो ये कासिम ज़ारा को अगवा कर लेगा या कत्ल कर देगा। लेकिन जब उसने देखा कि मलिक हसन ने सबको बेनकाब कर दिया है और पुलिस आ गई है, तो उसने जावेद को कत्ल कर दिया ताकि जावेद के एतराफ़ से रियाज खान के खिलाफ कोई सबूत न मिले। जावेद का कत्ल दरअसल रियाज खान को बचाने की आखिरी कोशिश थी, जिसके पीछे एक गहरा इंतकाम पोशीदा था। तहकीकात के दौरान एक सनसनीखेज मोड़ आया। मलिक हसन से मुलाकात के दौरान उसने हमें बताया कि आमना को रियाज खान और जावेद ने जहर दिया था ताकि वो आयशा की वाहिद वारिस बनने में रुकावट न बन सकें। मेरे वालिद को भी उन्होंने ही कत्ल किया था ताकि वो उच्च कमाल की करप्शन को बेनकाब न कर सकें। ये सब एक मुसलसल साजिश का हिस्सा था। मेरी बीवी और वालिद का इंतकाल तबाही नहीं बल्कि एक सोचा समझा कत्ल था। जिस सुबह हमने बाकायदा तौर पर उच्च कमाल कॉरपोरेशन की इमारत में कदम रखा, मेरे हाथों में गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं बल्कि कानून और दौलत थी। मेरे बदन में एक अजीब सी कपकपी थी, जैसे कोई गरीब अचानक सोने के महल में आ जाए। आयशा अब भी 21 बरस की थी। एक लम्हे में कॉलेज की तालिबा से अरबों के विरसे की मालिक बन गई। मैंने उसके हाथों को मजबूती से थाम लिया। उच्च कमाल का बोर्ड रूम किसी जंगी मैदान से कम नहीं था। रियाज खान के हामी अभी भी वहाँ मौजूद थे और उनमें सबसे नुमायां एक शख्स था, मंसूर आलम, जो रियाज खान का साबिक वकील और अब कंपनी के आर्जी CEO का दावेदार था। मैं, मिस आयशा अहमद और जनाब अहमद साहब, मंसूर आलम ने शाइस्ता लहजे में कहा, मैं जानता हूँ कि जज्बात की वजह से आप इस मनसब पर फाइज हुए हैं, लेकिन ये एक कारोबार है। इसके लिए तजुर्बे और जहानत की ज़रूरत है, ना कि जज्बाती फैसलों की। तजुर्बा? आयशा ने उसे काटा। उसकी आवाज़ में एक ऐसा ठहराव था जो किसी को भी हैरान कर दे। जनाब मंसूर, मेरा तजुर्बा 15 साल की गुमशुदगी और मौत के शिकंजे से निकलने का है, और मेरी जहानत ने आपके मालिक को जेल पहुंचा दिया है। क्या आप मजीद तजुर्बे की बात करेंगे? मैंने फैसला किया कि मैं बोर्ड रूम में आयशा का साया बनकर रहूंगा और तमाम इंतजामी इख्तियारात उसी के पास रहेंगे। फहद ने एक आम मुलाजिम बनकर ऊंच कमाल के ऑडिटर डिपार्टमेंट में दाखिल हो गया ताकि मंसूर आलम और रियाज खान के अंदरूनी नेटवर्क को तोड़ सके। इसी दौरान हमें एक गुमनाम ईमेल आई जिसमें सिर्फ एक लिंक और एक लफ्ज़ था, हाशिम। ये दूसरा कासिम था, वो मलिक हसन का गार्ड जिसने जावेद को मारकर रियाज खान को बचाया और फिर गायब हो गया। अब वो हमारी ज़िंदगी का अगला खतरा था। फहद ने अपनी तहकीकात में हाशिम के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। उसका असल नाम तारिक था। वो आपके पुराने कारखाने में सुपरवाइज़र था। जिस दिन आग लगी थी वो अंदर फंसा हुआ था और उसकी फैमिली बाहर थी। उस दिन जब आग बुझाने वाला अमला आया तो उसने वहाँ से आपको भागते हुए देखा। तारिक को यकीन था कि आपने जानबूझकर यूनिट को जलाया था ताकि इंश्योरेंस का पैसा मिल सके, और इस वजह से वो शदीद जख्मी हुआ था। तारिक ने एक और ईमेल भेजी। इस बार उसने पूरी बोर्ड मीटिंग को लाइव वीडियो पर हैक कर लिया और आयशा को मुखातिब किया, मिस आयशा अहमद, आपके बाप एक झूठे और लालची आदमी हैं। उन्होंने मेरे ख़ानदान को तबाह किया, उसकी दौलत पर कब्जा कर रही हैं। मैं ये दौलत वापस लेकर जाऊंगा और अहमद को वही तकलीफ दूंगा जो मुझे 15 साल पहले हुई थी। ये तारिक का एक घिनौना मंसूबा था कि वो हमें बोर्ड के सामने मुजरिम साबित करे और कंपनी का कंट्रोल संभाल ले। हाशिम ने कार्रवाई शुरू कर दी। उसने उच्च कमाल के बैरून मुल्क के अकाउंट्स को हैक कर लिया और तमाम खुफिया डाटा को तबाह करना शुरू कर दिया। उसका मकसद कंपनी को अंदर से गिराना था ताकि अहमद को वही एहसास नदामत और दिवालियापन का सामना करना पड़े जो उसे हुआ था। कंपनी का शेयर
एक चौथाई गिर गया और मंसूर आलम ने हाशिम के एजेंट के तौर पर काम करते हुए अहमद और आयशा को हटाने के लिए बोर्ड की खुफिया मीटिंग बुलवा ली। फहद ने हमें बताया कि हाशिम ने आखिरी वार करने का मंसूबा बना लिया है। उसने कंपनी के सबसे बड़े और अहम प्रोजेक्ट हाईटेक ऑयल रिफाइनरी पर कब्जा कर लिया था, जिससे उच्च कमाल के मुनाफे का 80% हिस्सा मिलता था। वो रिफाइनरी पर हमला करेगा, वो उसे तबाह कर देगा। फहद ने खबरदार किया, वहाँ लाखों गैलन खाम तेल है और अगर ये तबाह हुआ तो कंपनी के साथ पूरा शहर तबाह हो सकता है। आयशा और मेरे पास वक्त नहीं था। बोर्ड मीटिंग अगले दिन थी और हाशिम का हमला उसी रात होने वाला था। हमने फैसला किया कि हमें खुद जाना पड़ेगा। हमने फहद को सिक्योरिटी कैमरों का कंट्रोल संभालने के लिए तैयार किया। मैं और आयशा दोनों रिफाइनरी की तरफ रवाना हुए। रिफाइनरी एक खौफनाक जगह थी। हज़ारों टन फौलाद, पाइपलाइनें और खौफनाक हद तक आतिशगीर मवाद। हाशिम ने वहाँ सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया था और अब वो रिफाइनरी के मरकज़ी कंट्रोल रूम में था। फहद की गाइडेंस से हमें आहिस्ता आहिस्ता मरकज़ी कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ रहे थे। कंट्रोल रूम के दरवाजे पर पहुंचकर हमने उसे तोड़ दिया। हाशिम अंदर था। हाशिम यानी तारिक हमें देखकर हंसा। उसका चेहरा जख्मों और जलने के निशानात से भरा हुआ था। तुम आ गए अहमद, उसने पिस्तौल तानते हुए कहा। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, इससे पहले कि ये सब कुछ खत्म हो जाए। मैंने पिस्तौल निकाला, मगर वो आयशा की तरफ इशारा कर रहा था। इस लड़की को तुमने उस वक्त भी बचाया जब वो 4 साल की थी, और आज भी बचाओगे, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। इसकी मौत तुम्हारी तबाही का आखिरी सबब होगी। तुमने गलत किया तारिक। मेरी आवाज़ में सख्ती थी, मगर दिल लरस रहा था। मैंने तुम्हारा कारखाना नहीं चलाया था। वो रियाज खान और जावेद की साजिश थी। वो चाहते थे कि मैं दीवालिया हो जाऊं ताकि वो मेरे विरसे पर काबिज हो सके। हाशिम जोर से हंसा। झूठ, हमेशा की तरह झूठ। मैंने तुम्हें वहां से भागते हुए देखा था। आयशा आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि आग थी। तारिक, मेरी माँ ने नहीं, मेरे बाप ने नहीं, बल्कि रियाज खान ने ही आपके और मेरे वालिद के कारखाने को जलाया था। ये रहा सबूत। आयशा ने तेजी से लैपटॉप खोला और हाशिम के सिस्टम को हैक कर लिया। स्क्रीन पर एक खुफिया सिक्योरिटी फुटेज चली जो रियाज खान के किसी पुराने कैमरे से मिली थी। उस फुटेज में रियाज खान का आदमी कारखाने में आग लगाता हुआ दिखाई दे रहा था, और फिर वो एक फ़ोन कॉल करता है। काम हो गया, अहमद दिवालिया हो गया। हाशिम एक लम्हे के लिए पत्थर बन गया। उसकी नफरत, उसका इंतकाम, सब कुछ एक झूठ पर मबनी था। उसका जहन उलझ गया। उसकी आंखों में खौफ और मायूसी का एक मिला जुला समंदर था। ये नहीं हो सकता, उसने सरगोशी की। ये हो सकता है तारिक, आयशा ने नरमी से कहा। आपको हमेशा गलत लोगों ने इस्तेमाल किया, मलिक हसन ने भी और रियाज खान ने भी। उस लम्हे हाशिम ने एक खौफनाक कदम उठाया। वो पिस्तौल को एक तरफ फेंककर रिफाइनरी के मरकजी कंट्रोल पैनल की तरफ लपका और टाइमर ऑन कर दिया। टाइमर पर 10 मिनट बाकी थे। मैंने इसे खुद खत्म कर दिया, उसने पागलपन से कहा। अब न तुम रहोगे न तुम्हारी दौलत। मैं फौरन हाशिम की तरफ बढ़ा और उसे दबोच लिया। हम दोनों एक खौफनाक लड़ाई में उलझ गए। मेरे जिस्म में पुराने ड्राइवर की ताकत नहीं थी, मगर एक बाप का गुस्सा और हौसला था। मैंने हाशिम को धक्का दिया और वो गिर पड़ा। आयशा फौरन कंट्रोल पैनल पर झुकी। उसका हाथ तेजी से कीबोर्ड पर चल रहा था। टाइमर की आवाज़ अब बहुत ऊंची थी। 5 मिनट बाकी। मैं और हाशिम एक दूसरे को मार रहे थे। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे एक तरफ धकेला और वो गिर पड़ा। 1 मिनट बाकी। आयशा का चेहरा पसीने से तर था। उसने आखिरी कोड दाखिल किया और टाइमर 0 पर रुक गया। सिक्योरिटी सिस्टम ने कंट्रोल संभाल दिया और रिफाइनरी बहाल हो गई। कंट्रोल रूम में अचानक सिक्योरिटी गार्ड्स दाखिल हुए जो फहद ने बाहर से भेजे थे। उन्होंने हाशिम को पकड़ लिया। हाशिम को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके एतराफ़ से मंसूर आलम समेत बोर्ड्स के तमाम करप्ट मेंबरान बेनकाब हो गए। उच्च कमाल कॉरपोरेशन को रियाज खान के नेटवर्क से मुकम्मल तौर पर पाक कर दिया गया। अदालत में सच्चाई की फतह हुई। तमाम शवाहिद और आयशा की गवाही के बाद रियाज खान को संगीन जराइम, कत्ल और करप्शन के इल्ज़ामात में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। जावेद और अगवाकार कासिम को भी उनके जुर्म की सज़ा मिली और वो बाकी ज़िंदगी के लिए जेल की सलाखों के पीछे चले गए। मलिक हसन को, चूँकि उसने आखिरी वक्त में सच का साथ दिया था और आयशा को एक माँ की तरह पाला था, अदालत ने नरमी बरतते हुए सिर्फ एक मुख्तसर सज़ा सुनाई। मेरी और आयशा की ज़िंदगी में सुकून आ गया था। अब मैं वो ड्राइवर नहीं था, बल्कि एक मजबूत कारोबारी ग्रुप का मालिक था जो अपनी बेटी के साथ मिलकर इस सल्तनत को दोबारा खड़ा कर रहा था। हमने उसने कहा कि अदालती तौर पर तस्दीक कराई जो कभी हुआ ही नहीं था। अदालत ने हमारे इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया कि बाप और बेटी का निकाह नामुमकिन
اور شرن باطل تھا، اور یہ رشتہ صرف دنیا کی نظروں سے بچنے کے لیے ایک مجبوری کی پیداوار تھا۔ اس طرح خدا نے مجھے ایک بڑے گناہ سے بچا لیا۔ عائشہ کی خواہش کے مطابق میں نے اس کی شادی ایک پرہیزگار، نیک اور معزز خاندان کے نوجوان فہد، جو تحقیقاتی صحافی تھے، اس سے طے کر دی۔ فہد اور عائشہ دونوں نے مل کر ایک ایسے زندگی کا آغاز کیا جو سچائی اور انصاف پر مبنی تھی۔ میں نے اپنی بقیہ زندگی اپنی بیٹی اور داماد کو دیتے ہوئے سکون اور اللہ کے شکر میں گزاری۔ میری عمر کے آخری سال کسی تاج محل کے صحن میں نہیں، بلکہ ایک خاموش سی دعا کے سائے میں گزرے۔ صبح فجر کے وقت جب میں حویلی کے صحن میں بیٹھتا تو سورج کی پہلی کرن مجھے یاد دلاتی کہ زندگی کتنی مہربان ہو سکتی ہے اگر انسان دل سے شکر گزار ہو۔ عائشہ اور فہد اس مقام پر لے آئے تھے جہاں میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ فہد کی تحقیق، عائشہ کی عقل اور ہمارے خون کی دیانت، یہ تینوں مل کر نئی نسل کے لیے برکت کا سامان بن چکے تھے۔ کارخانے کے دروازے پر اب میرا نام پھر سے کندہ تھا، احمد انڈسٹریز، ایک خواب کی تکمیل۔ ایک دن میں دفتر گیا۔ فہد اپنی میز پر بیٹھا تھا، چہرے پر وہی سنجیدگی جو کبھی میرے چہرے پر ہوتی تھی۔ میں نے کہا، فہد، اگر میں اس دن ملک حسن کو فون نہ کرتا، اگر میں چپ رہتا تو شاید آج تم سب نہ ہوتے۔ فہد نے مسکرا کر کہا، اگر آپ چپ رہتے تو تقدیر بولتی۔ ابو، اللہ کے فیصلے کبھی خاموش نہیں رہتے۔ اس نے میرے ہاتھ چومے۔ آپ نے اپنی قربانی سے کئی نسلوں کو سچ کا مفہوم سکھا دیا ہے۔ میں نے عائشہ کی طرف دیکھا جو دفتر کے کونے میں کھڑی مزدوروں کے بچوں میں کتابیں بانٹ رہی تھی۔ میں مسکرایا۔ یہ بچی کبھی اپنی کتابیں لائبریری میں بانٹا کرتی تھی، اب علم بانٹ رہی ہے۔ عائشہ نے میری طرف دیکھا اور کہا، بابا، آپ ہی نے کہا تھا کہ جب دل حلال ہو تو مشینیں بھی دعا دیتی ہیں، اب لوگ ہمیں دعا دیتے ہیں۔ میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آمنہ، دیکھو، تمہاری دعائیں قبول ہو گئی۔ رات کو گھر لوٹا تو فہد نے کہا، ابو، کل میڈیا والے آپ سے انٹرویو لینے آ رہے ہیں، سب جاننا چاہتے ہیں کہ احمد صاحب کی زندگی کا سب سے بڑا سبق کیا ہے۔ میں مسکرایا۔ بتا دینا، میں نے سب سے بڑا سبق یہ سیکھا ہے کہ صبر انسان کو زندہ رکھتا ہے اور شکر اسے مطمئن کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ میری صحت کمزور ہونے لگی، مگر دل پہلے سے زیادہ مضبوط۔ ایک شام میں چھت پر بیٹھا سورج کو ڈوبتے دیکھ رہا تھا۔ عائشہ آئی، سر میرے کندھے پر رکھا اور بولی، بابا، یاد ہے میں نے بچپن میں کہا تھا آپ ایک دن ستارہ بن جائیے گا؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹی، مگر اب تمہاری روشنی اتنی بڑھ گئی ہے کہ مجھے ستارہ بننے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ہلکی سی ہوا چلی۔ فہد نیچے سے آواز لگا رہا تھا، بابا، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ میں نے عائشہ سے کہا، یہ آواز بھی اب میرے دل کو اتنی اپنائیت دیتی ہے جتنی کبھی تمہاری ماں کی آواز دیتی تھی۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، امی آپ کو دیکھ رہی ہیں بابا، وہ چاہتی ہیں کہ اب آپ آرام کریں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ایک چمکتا ہوا ستارہ بہت قریب محسوس ہوا۔ ہاں امنہ، میں نے وعدہ نبھا دیا۔ تمہاری بیٹی کو عزت، امن اور محبت سب کچھ واپس مل گیا۔ چند مہینے کے بعد اس کمال کا نیا پلانٹ کھلنے والا تھا۔ تقریب کے لیے پورا شہر مدعو تھا۔ بینر پر لکھا تھا، اوج کمال، ذہانت کی دوسری نسل۔ جب میں اسٹیج پر پہنچا تو سب تالیاں بجا رہے تھے۔ فہد نے مائک پر اعلان کیا، یہ فیکٹری اس شخص کی امانت ہے جس نے آزمائش پر صبر کو ترجیح دی اور جس کی دعا آج بھی اس دیواروں میں گونجتی ہے، احمد صاحب۔ میں نے مائک تھاما۔ بیٹا، میں فیکٹری کا مالک نہیں، اس دیانت کا محافظ ہوں جو آمنہ اور میں نے بیٹی کے لیے چھوڑی تھی۔ زندگی نے مجھے گرایا ضرور، مگر ہر بار کسی نہ کسی معجزے نے اٹھا لیا۔ یاد رکھنا بیٹے، نقصان صرف مال کا نہیں ہوتا، ایمان کا بھی ہوتا ہے، اور جو ایمان سے نہ گرے وہ کبھی مکمل ہارا نہیں۔ سامنے مجمع خاموش تھا۔ میں نے عائشہ کو دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی مگر آنکھیں نم تھیں۔ میں نے اس سے کہا، بیٹی، تم میری نہیں، اس قوم کی بیٹی ہو۔ اگر کبھی وقت تمہیں آزمائے تو یاد رکھنا، تمہارے والد نے تمہیں صرف نام نہیں دیا، حوصلہ بھی دیا ہے۔ اس نے آ کر میرے ہاتھ چوم لیے۔ بابا، آپ میرا ایمان ہے۔ اس رات فہد نے مجھے نیا کمرہ دیا۔ دیواروں پر میری اور آمنہ کی تصویریں تھیں، ایک فریم میں عائشہ بچپن کی مسکراہٹ کے ساتھ۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہ کمرہ نہیں، میری پوری زندگی ہے۔ فہد نے کہا، بابا، آپ کل افتتاح کے بعد آرام کریں گے۔ میں نے ہنس کر کہا، جب دل مطمئن ہو جائے تو نیند خود عبادت بن جاتی ہے بیٹا۔ رات کے پچھلے پہر میں نے آمنہ کا ذکر کیا۔ آسمان کی کسی کونے میں ستارہ چمک رہا تھا۔ میں نے سرگوشی کی، آمنہ، میں آ رہا ہوں، بس ایک دعا اور مانگنی ہے۔
کہ اللہ ہمیں اگلی زندگی میں پھر ایک ساتھ رکھے اور عائشہ کو ہمیشہ مسکراتا دیکھتا رہوں۔ اگلی صبح فجر کے بعد عائشہ میرے کمرے میں آئی۔ میں وہیں بیٹھا تھا، تسبیح ہاتھ میں، چہرے پر سکون، آنکھوں میں خاموشی۔ عائشہ نے میرے کندھے کو چھوا۔ بابا۔ تسبیح کے دانے آہستہ آہستہ زمین پر بکھر گئے۔ میرے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی، وہی مسکراہٹ جو میں نے آمنہ کے ساتھ پہلی بار بانٹی تھی۔ فہد نے نماز کے بعد اعلان کیا، احمد صاحب اپنے رب سے جا ملے۔ پورے شہر میں خاموشی چھا گئی۔ فیکٹری کی مشینیں بھی کچھ دیر کے لیے رک گئیں۔ مزدوروں نے کہا، آج ہوا بھی ٹھہر گئی ہے، شاید اوج کمال کے خالق کا استقبال آسمان پر ہو رہا ہے۔ عائشہ نے میری تدفین کے بعد میری قبر کے قریب بیٹھ کر آہستہ سے کہا، بابا آپ سے کہا تھا ستارہ بن جائے گا، آج آپ واقعی ستارہ بن گئے۔ ہلکی ہوا چلی، فہد نے عائشہ کا ہاتھ تھاما۔ دور آسمان پر ایک چمکتا ہوا ستارہ جیسے مسکرا کر کہہ رہا تھا، میں نے وعدہ نبھایا۔ میری کہانی اس بات کا ثبوت تھی کہ اللہ کی تدبیر انسان کی تدبیر سے ہمیشہ بڑی ہوتی ہے۔ انسان جب مجبور ہو کر جھوٹ کو قبول کر لیتا ہے، تب بھی مالک حقیقی اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جہاں جھوٹ خود سچائی کا پردہ بن جاتا ہے۔ وہ باپ جسے دنیا نے ایک مجبور ڈرائیور سمجھا، اللہ نے اسے عزت، ایمان اور سکون سب واپس دیا۔ میں چلا گیا مگر پیغام چھوڑ گیا کہ صبر سب سے بڑی جیت ہے اور شکر سب سے بڑی عبادت۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔